नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और आइए आपको सीधे लिए चलेंगे। मोहन कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री विजय वर्गीय, सुनते हैं। कृषि उत्पादकता में हम 2003 में लगभग प्रति किलोग्राम प्रति हेक्टर 1195, ये 2003 में का आंकड़ा बता रहा हूँ, और 2024 में हम 2393, मतलब लगभग 200% हमारा उत्पादन बढ़ा है। इसका कारण बहुत साफ साफ है। तो हमारे एजुकेशन का रकबा भी बढ़ा है, और हमने पहले ग्रामीण क्षेत्र में बिजली बड़ी मुश्किल से 2-3 घंटे मिलती थी, आज 10 घंटे निश्चित रूप से मिल रही है। तो उसके कारण भी किसानों का उत्पादन बढ़ा है। फसल उत्पादन के साथ साथ यदि आप देखेंगे तो कृषि विकास दर भी हमारी बहुत बड़ी है। कृषि विकास दर हमारी लगभग 3% थी, जो अब 9.8% हो गई। ये लगभग 327% बढ़ी है। ये भी कारण एक ही है उसका, हमने किसान को, गांव और किसानों को फोकस किया है, और खेती कैसे अच्छे तरीके से किसान कर सकें, तो उत्पादन और उत्पादन के साथ साथ उनकी उचित मूल्य मिले, इसकी हमने चिंता की। तो एमएसपी समय समय पर हमने मूल्य वृद्धि करके किसानों की आय में वृद्धि करने का काम किया है। कृषि क्षेत्र का बजट भी आप देखेंगे अगर, तो लगभग 4508 गुना बढ़ा है, 8% बढ़ा है, 4508%। 600 करोड़ का था, आज की तारीख में 27,050। कहाँ 600 करोड़ और कहाँ 27,050 आज हमारा कृषि क्षेत्र का बजट है। तो हमने भाषण नहीं दिए कि हर ये किसानों की सरकार है, हमने किसानों के लिए काम किया है, और हमारा काम आज सारे प्रदेश में बोल भी रहा है। अब यदि नदी जोड़ो हमारा अभियान चल रहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी केन बेतवा और ये सारी नदियों के लिए लगभग 1 लाख करोड़ देने की घोषणा की है, और उसमें से हमने काफ़ी काम चालू भी कर दिए। यदि हम सब देखेंगे तो हम कृषि क्षेत्र के इस तरीके से कैप्टन होंगे देश के अंदर। हमारे यहाँ इतना एजुकेशन का रकबा बढ़ जाएगा। अगर हम जीडीपी की भी बात करें तो प्रदेश में 39% भूमिका जीडीपी की है। मध्य प्रदेश कृषि क्षेत्र में जो योगदान है, अभी पूरा की पूरा जो हमारा मिशन है, ये इसका उद्देश्य ये है कि किसान की आय में वृद्धि। और आप सभी जानते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो खेती भी उसके अनुसार करना हमें ये बहुत ज़रूरी हो गया है। कई क्षेत्र पहले सूखे रहते थे, वहाँ पर बाढ़ आने लगी है, जहाँ बाढ़ आती थी वो सूखे होने लग गए हैं। तो हमें जलवायु परिवर्तन के साथ किसानों को हम कदम करना पड़ेगा। तो एक कृषि जलवायु के अनुकूल किसानों की खेती हो, इस दिशा में भी हम। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कैलाश विजयवर्गीय को सुन रहे थे आप, जहां पर वो तमाम बातें बताते हुए नजर आ रहे थे, किसानों से जुड़ी हुई और बाढ़ पीड़ित लोगों को लेकर भी तमाम जानकारियां देते हुए नजर आए। बहरहाल अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां माफिया ने ढाबा संचालक पर हमला किया है। अवैध शराब बेचने का दबाव बनाने का आरोप है, तो संचालक के मना करने पर हमला किया है। बड़ी खबर, जहां पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, और साथ ही साथ फरियादी ने एसपी ऑफिस में शिकायत भी की है। आरोपी राजीनामा करने का बना रहे दबाव, पीड़ित की तरफ से कहा गया। ये दिनांक 8 तारीख की घटना है। इन्होंने किसी राजपूत ढाबा को किराए पे लिए हुआ था, तो वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों ने इनके साथ मारपीट करी थी। घटना की सूचना मिली, तत्काल एफआईआर दर्ज की गई है, और उसका एक वीडियो भी बहुत प्रसारित हुआ था, जिसमें कुछ युवक बंदूक लेके दिखाई दे रहे थे। कार्रवाई की गई, मैंने अभी थाना प्रभारी से बात करी है, और वो आरोपियों को भी पुलिस ने पकड़ लिया है, और वो बंदूक भी अपने जब्त कर ली है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी देव श्रीमाली जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। देव श्रीमाली जी, माफिया ने ढाबा संचालक पर हमला किया है, फिलहाल आगे की कार्रवाई क्या कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये जो ग्वालियर से शिवपुरी की तरफ जाने वाला हाईवे है, वहाँ पनियार के पास की ये घटना है। वहाँ राजपूत ढाबा है,
और ढाबा संचालकों का यही कहना है कि जो मारपीट करने वाले बाहुबली लोग थे उनका दबाव था कि वो अपने ढाबे पे अवैध रूप से शराब बेचें। जब उन्होंने मना की तो पहले विवाद किया और फिर अपने लोगों को बुलवा लिया और बंदूक से लेकर भी धमकाया, मारपीट भी की, गाली गलौज भी किया और जान से मारने की धमकी भी दी। इसका इन्होंने वीडियो भी बनाया। उनका ये भी कहना है कि पुलिस भी उनकी मदद नहीं कर रही। उन्होंने कई थाने के चक्कर लगाए, उसके बाद जैसे तैसे एफआईआर भी दर्ज की तो मामूली धाराओं में की और अब वो लोग आराम से घूम रहे हैं और हम भयभीत होकर घूम रहे हैं। तो ये लोग अभी एसपी ऑफिस में आए थे और एसपी अधिकारियों को से मिलके उन्होंने अब उनको वीडियो भी सौंपा, जो वीडियो हम दिखा रहे हैं। अब पुलिस का यही कहना है कि हमने उनको अरेस्ट कर लिया है। अब देखना ये है कि किन धाराओं में अरेस्ट किया है, अवेलेबल होंगी तो वो थोड़ी देर में छूट जाएंगे। लेकिन अभी पुलिस का यही कहना है कि वो अगर जरूरत होगी तो धाराएं बढ़ाएंगे भी और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, अब पुलिस की तरफ से यहाँ कठोर कार्रवाई की बात तो कही जा रही है। बहरहाल देखना होगा कि आखिर और क्या कुछ कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया देवशमाली जी तमाम जानकारी देने के लिए। तस्वीरें भी हम लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं शिकायत के दौरान पीड़ितों की तरफ से दी गई पुलिस थाने में, और देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर खौफ पैदा करने की कोशिश बदमाशों की तरफ से की गई। बढ़ेंगे आगे। इंदौर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इंदौर पुलिस ने नकली नोट छापने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। बता दें कि इनके पास से पुलिस ने नकली नोट छापने का सामान और लाखों रुपए के नकली नोट बरामद किए। आरोपी इंदौर में एक होटल में रुके थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने होटल में छापेमारी की और यहां से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से कलर प्रिंटर, लैपटॉप, एटीएम कार्ड और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। इन 3 आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 2 अन्य युवकों की भी गिरफ्तारी की है। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां इंदौर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नकली नोट छापने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। इनके पास से नकली नोट छापने का सामान भी बरामद किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ इंदौर संवाददाता तनुश्री देसाई फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। तनुश्री, आखिर क्या कुछ अधिक जानकारी इस पूरे मामले पर? इंदौर क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि होटल में जो है 3 आरोपी जो है नकली नोट बनाने का काम करे, जिसके बाद होटल में छापा मारा गया और 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। और इसके बाद जो 2 अन्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया निशानदेही के से करके। आपको ये भी बता दें कि इनके कब्जे से एक कलर प्रिंटर, नोट छापने वाला कागज, लैपटॉप, एटीएम कार्ड और अन्य सामान बरामद हुए हैं। आपको ये बता दें कि इंदौर क्राइम ब्रांच लगातार नकली नोट छापने के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। लगातार उनको से सूचना मिल रही है और जैसी सूचना प्राप्त होती है तो वही कार्रवाई की जाती है। आपको बता दें कि जो नकली नोट बरामद हुए हैं उसमें से 50,000 के नकली नोटों की एक गड्डी मिली है। वही जो अब आरोपी गिरफ्तार है उनसे छानबीन कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, अब कार्रवाई की यहाँ पर बात कही जा रही है। बहरहाल जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, इसके बाद अब फिलहाल आरोपियों को पकड़ा है पुलिस ने। ये बड़ी कामयाबी है और साथ ही साथ इनके पास से नोट छापने के सामान और लाखों रुपए नकली नोट बरामद किए गए। बहुत शुक्रिया तनुश्री तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे खबरों में आगे। उज्जैन से इस वक्त की बड़ी जानकारी। प्रसिद्ध मंगलनाथ मंदिर में पूजा कराने आए विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी को चाटा मारने का मामला सामने आया है। यह आरोप मंदिर के कर्मचारी ओम प्रकाश ठाकुर पर लगा है। यही नहीं, ओम प्रकाश ने पूरे परिवार को धक्का देकर गर्भगृह से भी बाहर कर दिया। उधर विदेश मंत्रालय की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच की जा रही है। दिल्ली से एक श्रद्धालु के साथ 2 व्यक्तियों के द्वारा जो मंदिर जो समिति है उसके कर्मचारी हैं उनके साथ अभद्रता की गई और एक व्यक्ति के साथ उनके द्वारा मारपीट की गई। उसको दोनों को उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। एक को कल गिरफ्तार करके आज जेल एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया और भविष्य के लिए भी जो मंदिर प्रबंध समिति है उसको पत्र लिखा गया है कि इस तरह के कर्मचारियों की वजह से मंदिर की छवि धूमिल होती है। इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए, जिससे इनको तत्काल प्रभाव से या तो निलंबित किया जाए या विभागीय जांच के बाद सेवा से खत्म किया जाए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ उज्जैन संवाददाता ललित जैन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ललित, एक तो यहाँ पर चाटा मारने की पूरी जानकारी सामने आई है, लेकिन ये खासतौर पर मंदिर के अंदर गरिमा को बिगाड़ने की कोशिश है। हमारे सहयोगी लगातार हम उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन साथ ही साथ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूजा कराने आए विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी को चाटा मारने का ये पूरा मामला सामने आया। इस पूरे मामले पर अब ये आरोप है कि मंदिर के एक कर्मचारी ओम प्रकाश ठाकुर की तरफ से चाटा मारा गया है।
और पूरे परिवार को धक्का देकर गर्भगृह से बाहर भी निकाला है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ललित जैन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ललित, क्या कुछ और अधिक जानकारी? जी, ये बनारस के सुमित कुमार है जो विदेश मंत्रालय में कार्य कर रहे थे। ये मंगलनाथ के भक्त है और यहाँ वहाँ पर पूरे परिवार के साथ पूजा करवाने आए थे, जहाँ पर इन्होंने नियमानुसार रसीद भी कटवाई थी। उसके बाद में जो यहाँ के कर्मचारी ओम प्रकाश, उन्होंने बदतमीजी करी, मारपीट करी और पूरे परिवार को धक्का देकर गर्भगृह से बाहर कर दिया। इस मामले में प्रकरण दर्ज हो गया और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब प्रशासन इसके ऊपर बर्खास्तगी का कार्रवाई करने वाला है। बिल्कुल, अब प्रशासन इस पर आगे की कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया ललित तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे आगे देवास से खबर है, जहां पुजारी से मारपीट मामले में अपडेट सामने आया है। दर्ज एफआईआर में बढ़ाए गए आरोपियों के नाम बता दें कि एमएलए के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला का नाम भी शामिल किया गया। रुद्राक्ष समेत 9 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने 7 में से 8 कारों को भी जब्त किया है। घटनाक्रम 12 तारीख का है, जिसमें कि तत्काल प्रखंड पंजीबद्ध किया गया था और एक नामजद भी किया गया था। साथ ही साथ दिनांक 13 तारीख को पुनः जो काफिला था उस पर रैश ड्राइविंग के तहत प्रखंड पंजीबद्ध किया गया था। यह कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान विभिन्न सीसी फुटेज का अध्ययन किया गया, फरियादी और अन्य लोगों के स्टेटमेंट्स लिए गए हैं और जो वाहन स्वामी उनसे भी पूछताछ की गई है। इसके बाद जो वाहन आइडेंटिफाइड हुए हैं उनमें से करीबन 4 वाहन सीज कर लिए गए हैं और साथ ही साथ इसमें 9 लोग अभी तक आइडेंटिफाइड किए गए जिनको नामजद किया। क्या नाम है सर 9 आरोपियों का? इसमें एक जीतू रघुवंशी जो प्रतंदन नामजद किए गए थे, साथ ही साथ अन्य में इसमें रुद्राक्ष, अमन, लोकेश, मनीष, अनिरुद्ध, अनिल, सचिन, प्रशांत, ये लोग इसमें अभी नामजद हुए हैं। अच्छा, कितनी कारें जब्त कर ली गई? इसमें कुल 7 वाहन अभी तक आइडेंटिफाइड किए गए हैं, जिसमें कि 4 वाहन जब्त कर लिए गए। भोपाल से खबर है, जहां दिग्विजय सिंह का रामदेव पर निशाना साधने का मामला सामने आया है। निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि मैंने एफआईआर के लिए आवेदन दिया है और एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो कोर्ट भी जाऊंगा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि शरबत बेचने के लिए रामदेव हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि उनका वीडियो आया है कि लोग रूह अफ़ज़ा ना पिया करें। अब रूह अफ़ज़ा तो हम लोग बचपन से पीते चले आ रहे हैं, इसलिए मत पीजिए क्योंकि वो मुसलमान उसको बनाता है और उससे जो फायदा होगा उससे वो मस्जिद और वो मदरसे बनाएगा। आप उनके द्वारा बनाया गया गुलाब का शरबत पीजिए ताकि गुरुकुल का निर्माण हो। ये पूरे तरीके से अगर आप देखेंगे तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 196(1) का 299 एवं IT एक्ट की धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। मैंने तय किया है कि ऐसे व्यक्ति को जो कि अपने आप को धर्मगुरु कहता है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए और मैं उनके खिलाफ आज थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराऊंगा। मैं इतना बताना चाहता हूं कि पतंजलि यहां तो कह रहा है कि मुसलमानों से कोई माल मत खरीदो, वहीं दुबई में अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए उन्होंने जमात उलमा हिंद से हलाल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिया हुआ है कि भाई उसके अंदर ये सारी दवाइयां हैं जिसको कि हलाल सर्टिफिकेट लगता है। जमात अश्वगंधा चूर्ण, अभिप्रतिकार चूर्ण आदि करीब 54 ऐसी दवाइयां हैं जिसमें कि हलाल का सर्टिफिकेट लगता है ताकि वो दवाई दुबई में बिक जाए। जिस व्यक्ति ने अपराध किया है मौजूदा कानून के अंतर्गत उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। मैं 1 हफ्ते का इंतजार करूंगा। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो मैं अदालत में जाके शरण लूंगा। धन्यवाद। तो वहीं इस मामले पर एडिशनल डीसीपी रश्मि अग्रवाल का भी सामने आया है बयान। क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। दिग्विजय सिंह जी ने थाना टीटी नगर में आके एक शिकायती आवेदन पत्र दिया है जिसमें उनके द्वारा पतंजलि आयुर्वेद के स्वामी रामदेव
जी के विरुद्ध में कुछ आरोप लगाए गए हैं कि उनके द्वारा अपने उत्पादों की बिक्री को बढ़ाने के लिए अन्य जो है धार्मिक भावनाओं संबंधी टीका टिप्पणी की गई है, जिसके संबंध में वो उनके द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के लिए यहाँ आवेदन दिया गया है। वो कह रहे हैं कि 1 सप्ताह का समय दिया गया है, नहीं तो फिर वो कोर्ट जाएंगे। अब यहाँ आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, जिसे जांच में लिया जाएगा, उसके पश्चात इसमें कोई कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया इस धारा पे कोई आरोप बनता नहीं। अभी ये आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, अब ये आगे इसमें जांच रहेगी, जो भी तथ्य आएंगे उस अनुरूप। बढ़ेंगे आगे। टीकमगढ़ से खबर है, जहां अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। चंदलकालीन तालाब पर किया हुआ था अतिक्रमण। 8 एकड़ जमीन से हटाया अतिक्रमण से जल स्रोत पर था संकट, तो राजस्व और नगर पालिका ने हटाया है अतिक्रमण। टीकमगढ़ के चंदलकालीन तालाब की जमीन पर जिला प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। काफी सालों से लोगों ने चंदलकालीन तालाब की जमीन पर घर बसाया हुआ था। हाईकोर्ट के निर्देश पर नगर पालिका ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया है। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर 8 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाया। प्रशासन का कहना था कि अतिक्रमण से तालाब सिकुड़ता जा रहा है और जल स्रोत पर संकट आ सकता है। के आदेशानुसार महेंद्र सागर जो चंदेलकालीन तालाब है उसके अंदर एवं बाहर साइड में अतिक्रमण था। ये लगभग 8.5 एकड़ में अतिक्रमण था। उस अतिक्रमण को आज पुलिस बल एवं नगर पालिका की टीम के साथ में अतिक्रमण हटाया गया। मंडला में ग्रामीणों ने पानी की कमी के कारण सड़क पर उतरे हैं और ग्रामीण बर्तन लेकर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बताते चले कि ग्रामीणों ने आरडी कॉलेज मंडला के डिंडौरी मार्ग पर जाम लगाया। इस दौरान ग्रामीणों ने नारे भी लगाए। पिछले कई महीनों से ग्रामीण पानी की समस्या से परेशान हैं और प्रदर्शन की वजह से सड़क के दोनों तरफ जाम लग गया है। ग्रामीणों को समझाने के लिए मौके पर प्रशासन पहुंचा और ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की। उधर डिंडौरी जिले में एक बार फिर एनडीटीवी की खबर का असर देखने को मिला। एनडीटीवी ने सरकारी जमीन पर कब्जे की खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने मामले में संज्ञान लिया है और अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल मेहतवानी विकासखंड मुख्यालय में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आसपास सरकारी जमीन पर गांव के ही दबंगों ने कब्जा करके पक्की दुकानों का निर्माण कर लिया था, जिसकी शिकायत ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने कई बार स्थानीय प्रशासन से की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एनडीटीवी में खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। मौके पर नायब तहसीलदार और भारी पुलिस बल भी तैनात है। विदिशा से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। यहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सब्जी विक्रेता को 94 करोड़ रुपए का नोटिस भेज दिया। हैरानी की बात तो यह है कि सब्जी विक्रेता का बैंक अकाउंट सीज किया गया है और उसमें जमा 30,000 रुपए भी निकाल लिए गए। सब्जी विक्रेता का नाम राम कुशवाहा है। साल 2022 से इनकम टैक्स ने उन्हें नोटिस भेजा था। अब सब्जी विक्रेता को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ये खेती करते फसल कितने एकड़ में खेती है? ये मेरी पौने 2.5-3 बीघा जमीन है। 2.5-3 बीघा में खेती करते हैं यहाँ पे ना। हाट ठेला वगैरह भी लगाते हैं क्या? हाँ, सब्जी का लगाते हैं। सब्जी का लगाते हैं। हाँ तो हमारे बाप दादा यही करते हैं। अच्छा, तो नोटिस आया तो वही द्वारा कह रहे हैं ये नोटिस। वो तो पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे हम बिल्कुल भी नहीं है। तो हम साइन भी नहीं कर पाए ढंग से। तो अब वकील लोगों के जरिए वो कर रहे हैं। हाँ, वकील लोगों के जरिए कर रहे हैं। आप मुझे कुछ बता रहे थे कि इतने सालों से हम लोग डर रहे हैं, डर भी लग रहा है कि लग रही है डर। हाँ, डर भी लग रही है। हाँ। सन 2021, 22, 23 में नोटिस आया, एक पिताजी को दिया, जो इंग्लिश में पूरा आया था भोपाल की इनकम टैक्स ऑफिस से। उन्होंने उसे पूरा देखवाया, हिंदी में डबिंग करवाई। उसमें देखा तो उसमें 94 करोड़ 15-16 का बता रहा है, किसी ने केस जमा करा है अकाउंट से या पैन कार्ड पे शो करा है, उसमें दिखाया गया। इससे हम देख के नहीं दंग रह गए। पिताजी का बीपी, मम्मी परेशान, सब लोग परेशान हुए। इनकम टैक्स ने फिर दबाव डाला, उन्हें 30,000 रुपये भी निकाल लिए। तो अब आपकी केसीसी जमा वगैरह हो पाई? नहीं, कुछ नहीं हो पाई, सब बंद पड़ा। जब से खाद ही लेते हैं, केस जमा कर देते हैं थोड़े 2-5 हज़ार रुपये, उसके बाद खाद लेके नहीं, बस खेती बाड़ी कर रहे हैं। 2.5 बीघा जमीन है, मतलब खाद भी कुछ भी नहीं मिलता सही समय पे, और फीस वगैरह भी नहीं भर पाते बच्चों की। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक किसान को इनकम टैक्स ने करीब 94 करोड़ रुपए का नोटिस थमा दिया। ये नोटिस सन 2022 में दिया गया।
2022 से लेकर 2025 तक इस किसान का खाता पूरी तरह से होल्ड कर दिया। इतना ही नहीं, खाते में से इनकम टैक्स ने करीब 30,000 रुपए भी काटे। अब किसान का कहना है कि खाता होल्ड करने से उसका जीवन चक्र पूरी तरह से रुक गया है। ना तो वो सरकारी योजनाओं का लाभ ले पा रहा है, ना ही बच्चों की अच्छी तरह से परवरिश कर पा रहा है। सवाल यह है, सिस्टम की ये चूक से आखिर किसान की परेशानी कब हल होगी? कैमरामैन राहुल के साथ नवेद खान, एनडीटीवी। विदिशा जिला मुख्यालय से एक बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक सब्जी के हाट ठेले लगाने वाले को इनकम टैक्स ने करीब 94 करोड़ रुपए का नोटिस थमा दिया। बिमल प्रकाश जी इनकम टैक्स के वकील हैं। बिमल प्रकाश जी, आप इस पूरे मामले पर एक केस स्टडी कर रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे, आप मुझे बता रहे थे 94 करोड़ रुपए का नोटिस दिया, कब दिया और ये खाता अभी तक सीज क्यों है? देखिए, एक छोटा सा सब्जी बेचने वाला व्यक्ति हल्के राम, जिसका एड्रेस भी प्रॉपर नहीं है, उसका पैन नंबर भी गलत है, वो कोऑपरेटिव बैंक विदिशा में तिलक चौक शाखा में उसका खाता था 2013 में खुला, जैसा कि उसने अपने बयान में बताया। 2013 में चलता रहा खाता उसका, तो 2014-15 में उसका खाते को सीज कर दिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसको सीज करने के लिए कहा। 14-15 में उसका 13-14 में उसका जो ट्रांजैक्शन हुआ, इतना ट्रांजैक्शन हुआ कि वो संदेहास्पद हो गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 21-22 में उसको एक नोटिस दिए, 21-22 में नोटिस दिया, 13/12-21, 13/1-22, 25/3-22 और 25/3-22 को और 25/3-22 को दिया और 26/3-22 को उनका ऑर्डर पास हुआ कि कमिश्नर इनकम टैक्स भोपाल से, क्योंकि बड़ी रकम थी तो इनकम टैक्स कमिश्नर ही इसको देखता है। सस्पेक्ट अकाउंट जो होते हैं, संदेहास्पद जो खाते होते हैं, उन पर इनकम टैक्स की नज़र रहती है। कोऑपरेटिव बैंक को ने उसको खाते को सीज करने का कहा, उसका खाता सीज हो गया। उसकी जो भी जमा थे 30-40 हज़ार खेती के सब्जी के जैसे भी थे उसके सीज कर दिया गया उसका खाते को। जब सीज हो गया तो इनकम टैक्स का जब नोटिस उसके पास आया तो वो घबरा गया, सख्ते में आ गया और वो बहुत टेंशन में था। लड़के के साथ भोपाल पहुंचा, कमिश्नर के मिला तो उन्होंने कहा, भाई तुम्हारे पास 94 करोड़ रुपये तुम्हारे टैक्स बन रहा है, मैंने फैसला किया है। तो कह लगे साहब मेरा कोई ऐसा काम ही नहीं है। वकील के माध्यम से मिला, भोपाल में किसी वकील को ले गया हुआ, तो वहाँ वो मिले, फिर उन्होंने जांच करवाई तो वाकई वो एक टपरे में रहता है, सब्जी बेचता है। और उन्हें बैंक से स्टेटमेंट मांगा तो बैंक वालों ने स्टेटमेंट में बहुत सारी एंट्री नहीं होंगी, क्योंकि मैनुअल अकाउंट चलते थे उस समय बैंक में। अभी 2-3 साल से जरूर कंप्यूटराइज हो गए हैं। नोटबंदी के पहले तक कोऑपरेटिव बैंक में मैनुअल खाते होते थे। तो अब जो बैंक वालों ने जो भी किया हो उसमें मैं कुछ नहीं बता सकता, बैंक वाले ही बता सकते हैं। उन्होंने जानकारी भेजी और उसके हिसाब से वो असेसमेंट हो गया और उसका खाता आज भी सीज है, मतलब पिछले 7-8 साल से सीज है। जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक खाता भी नहीं खुलेगा। लेकिन डिपार्टमेंट अभी तक क्यों सो रहा है? किस कारण से दबा हुआ मामला, ये भी एक खोज का विषय है। तो आपको क्या लगता है, आप मुझे कुछ बता रहे थे कि खाते में बाहरी तरीके से भी लेन देन हो जाता है? हाँ, जैसी और बैंकों की सुनने में आया, हो सकता है इसमें किसी दूसरे खाते का उसके नाम का उपयोग करके ट्रांजैक्शन किया, फिर दूसरे में डाला, दूसरे तीसरे निकाला, ऐसे 2-3 खातों में जाकर पैसा निकाला हो। अब जो पैसा किसका है ये तो एक जांच का विषय है। बढ़ेंगे आगे। गौरेला पेंड्रा मरवाही में एसीपी ने बड़ा एक्शन लिया है। पेंड्रा में एसीपी टीम ने राजस्व निरीक्षक संतोष चंद्र सेन को रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किया, जबकि दूसरा निरीक्षक घनश्याम भारद्वाज पैसों के साथ फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। जानकारी के मुताबिक दोनों अधिकारियों के खिलाफ राजस्व संबंधी मामले में रिश्वत मांगने की शिकायत मिली थी, जिस पर एसीपी ने कार्रवाई की है। यहाँ कुछ कार्रवाई हुई? अरे यार, हमको भी नहीं पता। 1 मिनट रुक जाएंगे, अभी तुरंत शुरू हुआ है। हाँ, डीएसपी सर बाहर में है, पूरा वो आपको कौन बात। ग्वालियर के थाटेपुर थाने में एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। बारात में बज रहे डीजे को रोकने पहुंची पुलिस और बारात के लोगों के बीच विवाद हो गया, जिसके चलते पुलिस दूल्हे को लेकर थाने पहुंच गई। उसके पीछे बाराती और दूल्हा पक्ष के लोग भी थाने पहुंच गए। स्थिति तनावपूर्ण होने लगी, लेकिन इस बीच जब इस वाकये का पता दुल्हन को चला तो वो विदाई के लिए फूलों से सजी कार में बैठकर थाने पहुंच गई। वहां जब घूंघट में दुल्हन रोने लगी तो स्थिति अजीब हो गई। इसके बाद पुलिस ने जैसे तैसे समझाकर दूल्हा दुल्हन और
बारात को वापस लौटाया और मामला शांत हुआ। आज सुबह करीबन 11 का वाक़या है ये। थाने के सामने से एक दूल्हा दुल्हन की बारात वापस जा रही थी अपने घर की ओर। उनके पीछे पीछे एक डीजे का वाहन जा रहा था। हालांकि डीजे बज नहीं रहा था, लेकिन उसका जो मॉडिफिकेशन था वो काफ़ी ज़्यादा बाहर था बॉडी से, और जिसकी वजह से यातायात अवरुद्ध हो रहा था। तो लोगों को दिक्कतें हो रही थी। इसकी समझाइश देने के लिए और डीजे वाली गाड़ी पर कार्रवाई करने के लिए हमने उस गाड़ी को थाने पर लाए हैं और उस पर यातायात नियमों के तहत हम कार्रवाई करेंगे। उस पर इसी डीजे को, चूँकि वो बारात के साथ आया था, तो बारात के दूल्हा दुल्हन और अन्य लोग थाने पर आए थे कि भाई डीजे को छोड़ दीजिए, लेकिन हमने कहा कि हम इसे कार्रवाई के बाद ही छोड़ पाएंगे और बारात को हमने सकुशल और समझाइश देकर रवाना किया गया। बारात थाने से जा चुकी है समझाइश होकर के, और डीजे वाले को हम अपनी जुर्माने की कार्रवाई के बाद ही छोड़ेंगे। ग्वालियर के फिजा में अब फोक म्यूजिक सुनाई देगा। म्यूजिक यूनिवर्सिटी राजा मान सिंह तोमर संगीत में इसकी शिक्षा की शुरुआत होगी। शास्त्रीय संगीत, गायन और नृत्य की शिक्षा के साथ साथ फोक म्यूजिक के लिए डिप्लोमा कोर्स शुरू किया है। यूनिवर्सिटी अब अपने प्रदेश की संस्कृति को बचाने के लिए बुंदेलखंड से लेकर मालवा और निमाड़ के फोक म्यूजिक को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करेगी। हमारा लोक एवं जनजातीय संगीत है, उसको प्रचार प्रसार का एक अवसर मिलेगा। इनके जो कलाकार हैं वो प्राय सुप्तावस्था में हैं और उनको आगे लाने का भी एक कार्य होगा। इनके वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं, इनको कैसे गाया जाता है, इनके मूल लिरिक्स या इनके जो शब्द होते हैं उनका संरचना कैसी होती है, ये सारा कुछ इस पाठ्यक्रम में शामिल करने का प्रयास होगा। और ये हम ओपन फॉर ऑल, जैसे जो अधिक उम्र की महिलाएं हैं वो भी अगर सीखना चाहें तो उनको भी ये हम सब देंगे। उज्जैन में एक शादी चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि दुल्हन के गांव बारात हेलीकॉप्टर से लेकर दुल्हा पहुंचा, जिसे देख सभी हैरान रह गए। बताया जा रहा है कि निवासी जितेंद्र सिंह गोहिल बोरिंग और प्रॉपर्टी का काम करते हैं। उनका बेटा कप्तान सिंह बचपन से हेलीकॉप्टर मांगता रहता था और उसमें बैठने को कहता था, इसलिए जब उसकी शादी इंगोरिया की लक्ष्मी कुंवर के साथ तय हुई तो गोहिल ने बेटे का सपना साकार करने के लिए हेलीकॉप्टर से बारात ले जाना तय किया। क्या है मामला? छोटा था, सबसे सपना था हेलीकॉप्टर का, आज पूरा हुआ है। आप हेलीकॉप्टर से कहाँ जाएंगे अभी? इंगोरिया। क्या सपना था आपका? बचपन से हमारा छोटा सा सबसे ही हेलीकॉप्टर। बच्चे की ख्वाहिश थी सर, और ठीक है भगवान ने दिया है कुछ थोड़ा बहुत उस बच्चे के लिए भी ख्वाहिश पूरी करें अपने। कहाँ जाएगी बारात? ये इंगोरिया गार्डन, सपना शर्मा गार्डन। वहाँ से वापस सुबह रिटर्न होगी 8:30 बजे। दुल्हन को लेके आएगा? दुल्हन को लेके। क्या आपको कैसा लग रहा है अपने बालक की शादी में? खुशी है और आप वाले का सहयोग है। पुत्र की क्या ख्वाहिश थी? बचपन में पुत्र एक ही मांग करता था मेरे से, छोटे हेलीकॉप्टर बाजार से खरीदने का, तो मैंने कहा चल तेरी बारात भी हेलीकॉप्टर।